Land Revenue Act 1967 section 172, again with repetition, opposite section है 53. Exclusion of jurisdiction of civil courts in matter within the jurisdiction of revenue officers. जो रेवेन्यू अफसरान माल अफसरान के अख्तियारात के अंदर मामलात आते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर को बोलते हैं माल अफसरान। वो अदालत हाय दीवानी के अख्तियारात में नहीं आते, एग्जेम्पशन है, एक्सक्लूडेड हैं, और वो सिर्फ रेवेन्यू हायरार्की ही कर सकती है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस फैक्ट, एक्सेप्शन है, ऑलमोस्ट है, कि अगर किसी जगह पे लॉ को प्रोवाइड कर रहा है कि सिविल कोड को जुरिस्डिक्शन है, जैसे एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, जैसे कि हमने 53 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 53 कहता है कि सिविल कोड को जुरिस्डिक्शन है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है, 53 को भी देखना। इसे ही कंप्लीट करें, चलें ठीक है, ठीक है। वो ऑलरेडी वैसे किया हुआ है, किस दिन फिर उसे कर लेंगे, बहरहाल काफी लेंथी है। नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन एनी मैटर which government, the board of revenue or any revenue officer is empowered by this act to dispose of. सिविल कोर्ट को वो इख्तियार नहीं है जो कि खास कर माल अफसरान को अख्तियार दिया गया है कि वो उसमें मदाखलत करें या उसको डिसाइड करें। इवन कि ऐसी अगर कोई पिटीशन या केस या दावा चलता भी है तो वो क्या होगा, कोरम नॉन जुडिस होगा, जिस स्टेज पे भी वो रिवर्ट हो जाए, वो चैलेंज हो जाए। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू or any officer is empowered by this act to dispose of or take cognizance of the manner in which government, the board of revenue or any revenue officer exercises any powers vested in it or him by or under this act. अब वो अख्तियारात को वन बाय वन डिटेल में हम देखते हैं। Without prejudice to the generality of the provision of subsection 1, a civil court shall not exercise jurisdiction over any of the following matters, namely, याद रखिएगा किसी शक्ल में भी ये सवाल आपसे वो पूछ सकता है। अभी जो पेपर आ रहे हैं किस दिन इनको भी डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ जो एग्जाम में हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एग्जैक्टली आपको कहे कि जुरिस्डिक्शन कहाँ है या 172 कहाँ है, कहीं से कितना पोर्शन वो पूछ रहा है, अकॉर्डिंगली आपने उसको एलैबोरेट करना है, उसी तरह ही, उतना ही। एनी क्वेश्चन एज टू द लिमिट्स ऑफ एनी लैंड, अब कोई सवाल ऐसा या कोई ऐसा मसला जो कि जमीन की हदूद तयन करता है, लिमिट्स ऑफ एनी लैंड which has been defined by a revenue officer as land to which this act does or does not apply. पहली ही क्लास बात करती है, अगर हम पार्टीशन के सेक्शन को, वो चैप्टर को देखें तो सेक्शन 135 जो है पार्टीशन का कहता है कि एप्लीकेशन मूव होगी तकसीम की। 137 कहता है कि कुछ एरिया जो है उसको पार्टीशन नहीं किया जा सकता, उसमें एलैबोरेटेड है, उसमें कोई थारोफेयर हो सकता है, चरागाह हो सकती है, कोई एक्सक्लूसिव एरिया जो कि विलेज के लिए फिक्स किया गया है वो हो सकता है। अब इसको अगर किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने शामिल किया
कि इसमें रेवेन्यू लागू नहीं होगा या इसकी तकसीम नहीं होगी, शामिल किया या ना किया, दोनों सूरतों में एक शख्स है वो एग्रीड है कि ये हिस्सा जो है ये तकसीम में शामिल होना चाहिए, दूसरा कहता है कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है इसने गलत ये एरिया जो है इसको रेस्ट्रेन कर दिया कि इसकी पार्टीशन नहीं हो सकती बल्कि इसकी तकसीम हो सकती है। एक्सक्लूजन ऑफ पार्टीशन सेक्शन का अगर देखा जाए तो लुबेलबा भी यही है कि तकसीम से कौन सा एरिया जो है उस वो तकसीम में शामिल नहीं है, अगर तकसीम की दरखास्त आती है तो इसमें कहता है कि अगर कोई बंदा एग्रीव्ड है तो इसको सिविल कोर्ट में नहीं लेके जा सकता। ये रेवेन्यू ऑफिसर और देन रेवेन्यू हायरार्की का अख्तियार है को आगे उसको चैलेंज करे और वही इसको डिटरमिन करेगी। अगर उसने रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी एरिया को कह दिया कि ये एरिया जो है ये पार्टीशन नहीं हो सकता तो आप उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात करता है एनी क्लेम टू कंपेल द डिस्चार्ज ऑफ एनी ड्यूटीज इंपोज्ड बाय दिस एक्ट, अगेन के रेवेन्यू ऑफिसर की कोई ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर भी ये रेवेन्यू हायरार्की का ही काम है कि इसको देखे, इसको डिसाइड करे। और एनी अदर इनएक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ एनी रेवेन्यू ऑफिसर, कोई कानून साजी, इनएक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग कानून नाफजुल वक़्त, जो टाइम बीइंग है यानी नाफजुल वक़्त कानून है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। 3 में कहता है एनी क्लेम टू द ऑफिस ऑफ अ विलेज ऑफिसर, विलेज ऑफिसर जिसे हेडमैन कहते हैं, नंबरदार भी कहते हैं, सच लाइक अगर कोई क्वेश्चन है उसके मतलब कोई क्लेम है तो वो भी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है। कोई लंबरदारी का क्लेम है, कभी आपने नहीं देखा कि सिविल कोर्ट उसको डिसाइड कर रही है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी कॉज्ड बाय एक्सक्लूजन फ्रॉम सच ऑफिस, या अगेन उस ऑफिस से किसी को निकाल देना, नंबरदारी के अख्तियारात से किसी को खारिज कर देना, एक्सक्लूड किया गया है, रोक दिया गया है, शामिल किया गया है, उसको चैलेंज करना है तो रेवेन्यू हायरार्की के ही सामने चैलेंज करना है, नॉट बिफोर एनी सिविल कोर्ट। Or to compel the discharge of the duties or a division of the emoluments thereof, या उसका जो मुआवजा, माल्यूमेंट में मरात, तनहा, मुआवजा या प्रिविलेज, वो सारी इमाल्यूमेंट्स में आती हैं। कोई भी एडवांटेज है, कोई फीस है, अगर इसको भी चैलेंज करना है, कम है फर्ज कीजिए वो चैलेंज करना चाहता है, जो हेडमैन है, नंबरदार है, विलेज ऑफिसर है, तो वो कहां करेगा? बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर। एनी नोटिफिकेशन डायरेक्टिंग द मेकिंग और रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नेक्स्ट हम इसे डिटेल में करेंगे, जिसे रजिस्टर हक दरान भी कहते हैं। अगर इसमें कोई रिवीजन है, कोई तरमीम है, नोटिफिकेशन है, रिवाइज करना है, तो फिर भी रेवेन्यू ऑफिसर के अख्तियारात हैं। द फ्रेमिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियडिकल रिकॉर्ड, इत्तेफाक से ये दोनों लफ्ज रेवेन्यू ऑफिसर में हमें यहां मिल गए। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियडिकल रिकॉर्ड का वो डिफरेंस भी पूछ सकता है।
What is the difference between the two? या explain record and write and periodical record. अब रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है किसी की मलकियत, हकूक, उसके कितने राइट हैं, इसके लिए एक टर्म नहीं, रेवेन्यू में उर्दू में इसे रजिस्टर हकदारान भी कहेंगे और जमाबंदी भी, फर्द मलकियत भी और मिसले हकीयत भी। ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। मिसले हकीयत, जमाबंदी, हकूक मलकियत, फर्द मलकियत, दैट इज रिकॉर्ड ऑफ राइट। रिकॉर्ड ऑफ राइट, देखिए रिकॉर्ड ऑफ राइट और पीरियडिकल रिकॉर्ड, ये कन्फ्यूजन चलती है। आज इसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, सिर्फ यहाँ इसे डिफाइन क्योंकि कहीं ना कहीं ये आया हुआ है। सिंगल भी पूछ सकता है, दोनों का भी पूछ सकता है। लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 172 है, 172 भाई। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियडिकल रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑफ राइट मैंने बता दिया, मलकियत का हकूक, फर्द मलकियत, मिसले हकीयत। और पीरियडिकल रिकॉर्ड होता है पीरियडिकल, जो एक मिसले म्यादी जिसे कहते हैं। पीरियडिकल मुतवातर, किसी को मेंटेन करना, एवरी 4 ईयर्स ये अपडेट होता है पीरियडिकल रिकॉर्ड। लेकिन रिकॉर्ड ऑफ राइट मुसलसल मेंटेन रहता है तसलसल के साथ। पीरियडिकल राइट्स ये इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई बंदा फ्रॉड अलेज करता है पीरियडिकल रिकॉर्ड में तो उसमें लिमिटेशन नहीं आती, वो सिविल कोर्ट में ही इलाज करेगा, चूंकि आगे एक फ्रॉड की प्रोविजन अवेलेबल है। जरा गौर से भाई देखिए, ये आप देखिए इसका 172 का 5 क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड पीरियडिकल रिकॉर्ड। पीरियडिकल रिकॉर्ड में क्या होगा जी, मुसलसल मिसले म्यादी। अब पीरियडिकल रिकॉर्ड जो है इसमें इशू आ रहा था कि लिमिटेशन क्यों नहीं हिट होता अगर वो 10, 20, 30, 40 साल भी पुराना है। अगर विरासत का इशू नहीं भी है, जरूरी नहीं है कि हर पीरियडिकल रिकॉर्ड में विरासत का ही इशू आए, लेकिन जब ये हर 4 साल बाद अपडेट होता है तो एक नई काज ऑफ एक्शन अक्रू हो जाती है। देर आफ्टर कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसे हम अगर सिविल में जाएंगे तो हम कहेंगे रेकरिंग काज ऑफ एक्शन। रकर, अकर अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा पैदा होना। जिन मामलात में रेकरिंग काज ऑफ एक्शन है, ना तो वो लिमिटेशन बार होते हैं और ना ही वो रेस जुडिकाटा के हिट में आते हैं। काज ऑफ एक्शन दोबारा हो गई, फिर नए सिरे से वो दावा दायर हो गया, लिहाजा ये लिमिटेशन कहां से रन होगी, जब काज ऑफ एक्शन अकर होगी और जो अथॉरिटी है या बेनिफिशियरी है या उसका कंसर्निंग डिफेंडेंट है वो रिफ्यूज करेगा, तो फिर वहां से म्याद शुरू होगी। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट में अगर कोई इशू आता है दैट इज परमानेंट इन नेचर। पीरियडिकल रिकॉर्ड में अगर इशू आता है तो वो जो प्लेंटिफ है अगर वो दावा दायर करता है, अब कहेंगे कि प्लेंटिफ मैं क्यों कह रहा हूं, सिविल कोर्ट की तरफ मैं क्यों चला गया हूं, जब तो मैं 172 की बात ही कर रहा हूं कि ये एक्सक्लूड करता है सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को। नहीं, ये इसी की सबसेक्शन जो 16 है 16 वो कहेगा कि अगर फ्रॉड अलेज हुआ है तो फिर जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट की है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सेवरल इस पे जजमेंट्स भी हैं। अनइक्वोकली मैं कह रहा हूं विद कंफर्मेशन कि यहां जाके सिर्फ इस सूरत में सिविल कोर्ट के अख्तियारात चले जाएंगे
जब हम फ्रॉड अलज करेंगे। अब पीरियडिक रिकॉर्ड में भी फ्रॉड हो सकता है, किसी की ओनरशिप को डेलिब्रेटली कल्यूसिवली मिली भगत के साथ साजबाज करते हुए इन्होंने फ्रॉड किया है, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर अलॉन्ग विद बेनिफिशियरी को उसकी मलकियत को कम कर दिया है या बिल्कुल ही उसमें शामिल नहीं किया, तो फिर उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। और द प्रिपरेशन, साइनिंग, इन सारी चीजों में तब तक नहीं है जब फ्रॉड नहीं हुआ। पीरियडिक रिकॉर्ड में गलती आती है, रेवेन्यू ऑफिसर करेक्ट करेगा, और इसी तरह रिकॉर्ड ऑफ राइट में गलती आती है, रेवेन्यू ऑफिसर करेक्ट करेगा। वही ऑफिसर कर सकता है, ये उससे हाई अप में भी कर सकता है, वो उसका सक्सेसर भी कर सकता है, और जो ऑफिसर से गलती हुई है वो भी कर सकता है इसको। इसीलिए ये रिव्यू जो है, ये सो मोटो, ये इसके अपने देयर ओन अकर्ट्स रिव्यू कर सकता है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। साइनिंग और अटेस्टेशन ऑफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इन सच आर रिकॉर्ड्स। अब इसी रिकॉर्ड की बाबत कहीं सिग्नेचर नहीं है या अटेस्टेशन नहीं है, मिस हो चुकी है, होता है ऐसा। अगर आप जाएंगे तो कभी ना कभी आप देखेंगे पीरियडिक रिकॉर्ड में हो सकता है कि रिकॉर्ड पटवारी ने अपडेट कर दिया है, उसकी टेस्टेशन नहीं हुई, वो 10 साल बाद भी टेस्टेशन हो जाएगी, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगे सर 6 में लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 172 जो कि एक्सक्लूड करता है सिविल कोड के दायरा इख्तियार को, उसका सेक्शन 6 कहता है कि और किस तरह के अगर कोई एक्ट होंगे तो सिविल कोड को इख्तियार नहीं है। करेक्शन ऑफ एनी एंट्री इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जैसे कि हमने पीछे बोला कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी या मिसले हकीयत, रजिस्टर हकदारान, फर्द मलकियत एक ही चीज का नाम है। पीरियडिकल रिकॉर्ड्स और मिसले म्यादी और रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस, म्यूटेशंस इंतकाल, म्यूटेट करना, तब्दीली करना, म्यूटेट इसके एक यूज नहीं है, लेकिन रेवेन्यू में अगर म्यूटेशन को बोलेंगे तो इंतकाल। इंतकाल ये भी है कि कोई परमानेंटली इस जिंदगी से अगली जिंदगी में चला गया, इंतकाल कर गया। लेकिन जब रेवेन्यू में इंतकाल का लफ्ज होगा तो ये जमीन की ट्रांसफर की बात करेगा, किसी के राइट्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे। 7 में कहते हैं एनी नोटिफिकेशन ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ जनरल रीअसेसमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, जनरल आम तशहीस जदीद, रीअसेसमेंट आम तशहीस जदीद, साथ साथ लिखते जाएं। अगर ये आप बुक्स में नहीं लिख रहे तो उर्दू के अल्फाज हैं, ये आपको इंग्लिश के मिल सकते हैं, उर्दू के नहीं मिलेंगे। उतने ही नंबर उतने ही जरूरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यार ये सारा लिखा हुआ है, आम तशहीस, आम तशहीस है क्या, अगला लफ्ज क्या था, रीअसेसमेंट, तशहीस जदीद, ये इसके साथ मिक्स हो गया, आपको तो नजर आ गया। जी सर, रीअसेसमेंट, तशहीस जदीद, ये नीचे देर आएगा, तशहीस जदीद।
और तहसील हैविंग बिन सैंक्शन बाय गवर्नमेंट। आगे सर 8 है इसका, एनी ऑब्जेक्शंस टू द अमाउंट और रेट ऑफ एनी असेसमेंट। किसी तशखीस पे अगर किसी को एतराज है, किसका? ऑफ लैंड रेवेन्यू, जमीन का मामला, यानी किसी जमीन पे अगर मामले की तशखीस पे किसी को एतराज है, असेस गलत हुआ है, ये असेसमेंट बदलती रहती है और ये असेसमेंट डिपेंड करती है सम टाइम फसल के हिसाब से भी, उसकी रेवेन्यू असेसमेंट कितनी हुई। अगर किसी को एतराज है ये गलत हुई है, वो जो सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा। एनी ऑब्जेक्शन टू द अमाउंट और रेट, रकम कितनी बनती है या उसे मालिया लगाया कितना गया है, मामला कितना है, ऑफ एनी असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और द पीरियड देयर ऑफ authorized by government. The claim of any person to be liable for an assessment of land revenue. अगेन किसी का कोई मामला लैंड रेवेन्यू की तशखीस के बारे में, बाबत जमीन जो है उसकी मामला और मामले की असेसमेंट, तशखीस मामला जमीन और ऑफ एनी अदर रेवेन्यू एज असेस्ड अंडर दिस एक्ट, या कहीं और भी रेवेन्यू, जमीन के अलावा भी रेवेन्यू हो सकता है। जैसे अभी हमने कहा पीछे शुरू में पहला इसका सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर किसी को इतराज है कि ये ग्रेजिंग ग्राउंड है जो है ये तकसीम होनी चाहिए कि नहीं, चरागाह तकसीम होनी चाहिए कि नहीं, ग्रेव यार्ड जो कब्रिस्तान है ये तकसीम होना चाहिए कि नहीं, तो वो भी चैलेंज कर सकता है। और साथ ही उस सारी मेंटेनेंस के लिए बाज दफा कुछ आउटकम भी आता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला भी होता है कि जो जो उस पे जो अर्निंग आ रही है वो कौन कौन लेगा और कितना कितना उसमें लेगा। लेकिन कई दफा उस पे अखराजात आ रहे होते हैं, वो कौन कौन उसको मेंटेन करने के लिए अखराजात देगा और कितने कितने देगा, उसकी बाबत अगर वो कहता है एनी अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी असेस्ड ऑन एनी एस्टेट, किसी भी महाल की, स्टेट क्या है, महाल, दो लफ्ज फिर यहां एक कॉमन आ रहे हैं, स्टेट एंड होल्डिंग। स्टेट महाल, जिसे एक अलग, हर एक महाल का अलग असेसमेंट होता है, और टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी होल्डिंग, होल्डिंग होता है खाता मलकियत, अंडर दिस एक्ट। ऑल्दो हमने पहले इसे इसकी डेफिनेशन की है और ये होल्डिंग की, स्टेट की, ये डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, उर्दू के साथ हमने डेफिनेशन की हुई है, लेकिन फिर भी द अमाउंट ऑफ, इसका कौन सा जी, 11, द अमाउंट ऑफ और द लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन टू पे एनी अदर रेवेन्यू। अब किसी की जिम्मेदारी है, किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेवेन्यू पे करे, टू बी असेस्ड अंडर दिस एक्ट, जो कि लगाया गया है, जिसकी तशखीस की गई है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, और एनी सेस या उसके अलावा भी कोई उस पे चार्ज और रेट टू बी असेस्ड ऑन एन स्टेट और होल्डिंग, किसी महाल की या किसी खाता मलकियत की असेसमेंट करके अगर किसी पे मामला लगाया गया है और वो उस मामले से एग्रीव्ड है, वो मुतासर है, दिस एक्ट और एनी अदर इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी अदर इनैक्टमेंट टाइम बीइंग इन फोर्स, कानून नाफजुल वक्त
नहीं मिलेगा अल्फाज आपको एग्जैक्टली। इनेक्टमेंट का भी आपको पता होगा, कानून साजी करना, कानून बनाना या कानून टाइम बीइंग वक्त के साथ जो कि लागू हो। तो कानून नाफजुल वक्त, ये भी लिख दूं या लिख लेंगे? Any claim relating to the allowance to be received by a landowner who has given notice of his refusal to be liable for an assessment. लैंड ओनर को है लेकिन उससे रिफ्यूजल का कोई नोटिस मिला है, अगर वो चैलेंज करना चाहता है या चैलेंज करे तो वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रेवेन्यू ऑफिसर की हियरार्की में ही चैलेंज करेगा। और एनी क्लेम कनेक्टेड विद और अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, या अराइजिंग उस वजह से पैदा होना, कनेक्टेड विद जो कि उससे मुतल्लिका है, और अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्रोसीडिंग टेकन इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ एनी पर्सन टू बी लायबल, जो कोई रिफ्यूज करता है, कोई भी शख्स जो कि जिम्मेदार है फॉर एन असेसमेंट अंडर दिस एक्ट, कि जो असेस्ड है, जो मालिया है वो देने का। The formation of an estate or determination of its boundaries. फॉर्मेशन क्या है? तश्कील, किसी महाल की तश्कील या हदूद का तयन। डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स बाउंड्रीज, तयन हदूद भी हो सकता है। Any claim to hold free of revenue any land, हाँ ये भी है कि कोई कहता है कि किसी जमीन को फ्री कर दिया जाए, यानी ना लगाया जाए, एग्जेम्प्ट कर दिया जाए रेवेन्यू मामले से। एनी लैंड मिल, कोई कारखाना है। फिशरीज नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ लैंड और वाटर, अगर कोई समझता है किसी वजह से कि ये एरिया जो है वो एग्जम्पशन होना चाहिए, तो वो भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास ही क्लेम करेगा। एनी क्लेम कनेक्टेड विद और अराइजिंग आउट, यानी कोई भी क्लेम जो मुंसलिक हो, मुतल्लका हो, या अराइजिंग आउट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द बाय गवर्नमेंट और द इन्फोर्समेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी प्रोसेस फॉर द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू की रिकवरी के लिए ऑफ एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू और एनी सम रिकवरेबल, यानी लैंड रेवेन्यू की रिकवरी, यानी लैंड रेवेन्यू मामला लैंड, जमीन का मामले की रिकवरी करने के लिए। एनी सम रिकवरेबल, या कोई रकम है जो कि रिकवर करनी है किसी से एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू के बकाया जात के तौर पर, मामला ज़मीन के बकाया जात के तौर पर अगर किसी से कोई रिकवरी लेनी है, वो भी रेवेन्यू ऑफिसर का काम होगा। ये है जी वो शिक, इसे हाईलाइट कर लें, स्पेसिफाई कर लें। ये कौन सी बनती है? 1616 रोमन का 16। एनी क्लेम टू सेट असाइड ऑन एनी ग्राउंड अदर देन फ्रॉड, बहुत टेक्निकली है, समझ आई कि नहीं आई? क्लेम है, सेट असाइड कराना है तो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अदर देन फ्रॉड है तो फिर नहीं। अदर देन फ्रॉड
अगर फ्रॉड कहते हैं, ये एक लफ्ज है सिर्फ, अदर देन फ्रॉड, अब कलूसिवनेस भी नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, इन लीगनेस भी नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है। जस्ट एक एप्लीकेशन पे ये लिख देना कि ये जो रिकॉर्ड में टैंपरिंग हुई है या रिकॉर्ड ऑफ राइट, पीरियडिक रिकॉर्ड, म्यूटेशन, व्हाट्सएवर, तो उसमें जो चेंज हुई है ये फ्रॉड से हुई है। इस एप्लीकेशन से इवन के सब्जेक्ट अगर सब जुडिस है, केस ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो उसको कोरम नॉन जुडिस की वजह से सिविल कोर्ट की तरफ चले जाएंगे। वजह, जहां फ्रॉड होगा तो वहां एविडेंस रिकॉर्डिंग की जरूरत होगी, एविडेंस रिकॉर्ड करनी हो। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर एज ए सिविल कोर्ट उसको ट्रीट करते हुए, अच्छा जी, एनी क्लेम टू सेट असाइड ऑन एनी ग्राउंड्स अदर देन फ्रॉड, अ सेल फॉर द रिकवरी ऑफ एन एरियर of land revenue or any sum recoverable as an arrear or land revenue, इस सेक्शन, इस सब सेक्शन पे दोबारा जाइए, गौर से पढ़िए जरा फिर। एनीमैन कोई पढ़ेगा? जी पढ़िए, आहिस्ता 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 करके। any claim to set aside on any ground other than fraud। यहाँ रुक जाइए, क्या कह रहा है? कह रहा है किसी कोई भी क्लेम टू सेट असाइड अदर देन फ्रॉड, फ्रॉड के अलावा जो भी होगा वो रेवेन्यू कोर्ट्स में आएगा। एक ही लफ्ज है सिर्फ फ्रॉड का, हाँ जी, कोई और लफ्ज नहीं है। नहीं, तो इसलिए जब भी कोई एप्लीकेशन आती है, मैं यहाँ आपको बता दूं प्रैक्टिकली अगर आप कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को गौर से देखिए। काफ़ी ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन आपको मिलेंगी जहां लफ्ज़ फ्रॉड का इस्तेमाल होगा। मैं इस अकेले फ्रॉड पे आपको सेवरल जजमेंट भी लिखवाऊंगा। मिस्टर जस्टिस अबादुर रहमान लोधी साहब थे, रिटायर हो गए, वन ऑफ द सीजन्ड जज रेवेन्यू मैटर पे। उन्होंने कहा कि अगर एप्लीकेशन पे फ्रॉड का लफ्ज़ है तो बस काफ़ी है, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पे जजमेंट्स भी हैं और एक फ्रॉड का लफ्ज़ लिखने थे, और ये अक्सर रूटीन के साथ जो रेवेन्यू लॉ को नहीं जानते वो लिख देते हैं कि ये जो इंतकाल हुआ है या ये जो ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं, कम ज़्यादा हुई हैं, ज़मीन में चेंजिंग हुई है, व्हाट्सएवर, जितनी भी सारी बातें हमने की हैं, क्लेम, उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ इंतकाल की, जितने भी क्लेम ये यहाँ आ रहे हैं, इवन के नंबरदारी रिमूव हुए, विलेज ऑफिसर रिमूव हुआ है, पॉइंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, अगर फ्रॉड से हुआ है, आप फौरन उस एप्लीकेशन को देखिए। और मेरे एक्सपीरियंस में जो आया है, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें ये फ्रॉड का लफ्ज़ लिखा होता है, और जब आप उसको इवन के हम ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो MBR के पास, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, या इवन रेट जुरिस्डिक्शन में उनको चैलेंज करते हैं, तो हम कहते हैं जी ये लिखा है, लिहाजा ये इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है रेवेन्यू हायरार्की की। The amount of or the liability of any person to pay any cess, fee, fine, cost or other charge imposed under this act. Any claim for partition of an estate, किसी महाल की तकसीम का, और होल्डिंग या किसी खाते की तकसीम का, और any question connected with or arising out of proceeding of partition, यानी उससे भी अगर कोई कनेक्शन निकलता है या कोई क्लेम निकलता है या उस कार्रवाई के दौरान कोई इंटरम कोई ऐसा ऑर्डर आता है, तो उसको भी रेवेन्यू ऑफिसर के सामने ही चैलेंज किया जाएगा। एनी क्वेश्चंस एज टू द अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑन द पार्टीशन ऑफ एन एस्टेट और होल्डिंग, अगेन महाल की तकसीम या खाते की तकसीम के बारे में, आर एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सब्जेक्ट बाय एस्टैब्लिश्ड कस्टम
ये भी बात है, पीछे हम कस्टम की बात की है पूरी, इसमें कस्टम के साथ भी कुछ चीज़ें जो हैं उनकी तकसीम है, कुछ प्रॉपर्टी की पीरियडिकल तकसीम भी है, टाइम पीरियड पीरियड के साथ भी है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर है। टू पीरियडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन, अगेन वो जो वक्फे के साथ तकसीम तजदीद है, रीडिस्ट्रीब्यूशन दोबारा तकसीम है, और एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रेवेन्यू या ज़मीन का जो मालिया है उसकी तकसीम है, ऑन द पार्टीशन ऑफ एन स्टेट और होल्डिंग, एक स्टेट महाल की तकसीम की बाबत या खाते की बाबत, और ऑन द पीरियडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड या उस ज़मीन की दोबारा से तकसीम की बाबत। Any question connected with or arising out of or relating to any proceeding, यानी इन सब प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्रीज, के किसी का हदूद, प्रॉपर्टी की हदूद को फिक्स करना है, तयन करना है हदूद का, तयन हदूद महाल या महाल की हदूद का तयन करना, ऑफ अ स्टेट सब्जेक्ट टू रिवर एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। हाँ, अगर कोई दरियाई बाउंड्री है, दरिया का किनारा या दरिया से रिलेटेड लैंड है, उसकी तकसीम है, तो वो भी रेवेन्यू ऑफिसर ही करेगा। एनी क्लेम रिगार्डिंग बाउंड्रीज फिक्स्ड अंडर एनी ऑफ द एनैक्टमेंट्स, यानी कोई भी क्लेम जो कि बाउंड्री से, हदूद से रिलेटेड है, मुतल्लका हदूद है, हेयर बाई रिपील्ड, कोई ऐसा कानून जो कि यहाँ खत्म कर दिया गया है, मनसूख शुद्ध है। इनेक्टमेंट हेयर बाई रिपील्ड, यहां जो कानून मनसूख कर दिया गया है, मनसूख शुदा है, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, or to set aside any order passed by a competent officer under any such law with regard to boundary mark, या दूसरा है कि दीगर कोई कानून नाफिजुल वक़्त है, अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, ये कहीं ना कहीं अदरवाइज बाकी एक्ट में भी, बेर एक्ट में भी आता रहता है। तो उसके मुताबिक की भी क्या है कि कोई बाउंड्री मार्क है उसका तयन करना है, तो फिर भी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत ही होगा।